और उनका आशीर्वाद लेने। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मैंने चुनी है दुरंतो एक्सप्रेस, इस साइड है, और इस ट्रेन से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा। दुरंतो एक्सप्रेस की मेरी टिकट है स्लीपर क्लास, जिसका अप्रॉक्सीमेट प्राइस है 500 रुपीज़। ये ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली से जम्मू जाती है और केवल एक ही स्टेशन में रुकती है, जिसका नाम है लुधियाना। अप्रॉक्स 9 आवर्स में मैं होप करता हूँ जम्मू पहुँच जाऊँगा। और इस ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ इस ट्रिप पर चल रही है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट जम्मू। मैं आप लोगों को मिलूँगा डायरेक्ट जम्मू में, वहाँ आप लोगों से कनेक्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी। सोलंकी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी मैं जम्मू पहुंच चुका हूं अप्रॉक्स 9 आवर्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैं 9 आवर्स में जम्मू पहुंच चुका हूं। मैं जस्ट अभी ट्रेन से उतरा हूं, अराउंड 7:30 हो रहे हैं। हाँ, 7:30 ही हो रहे हैं। और जैसे कि आप लोग स्टेशन देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन है पूरा स्टेशन, बहुत साफ़ सुथरा है। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, पूरी धूप खिली हुई है अच्छे से, वेदर बहुत क्लियर है। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट बस स्टैंड और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करूँगा। तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड। तो अभी मैं आ चुका हूँ जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग माता वैष्णो देवी के धाम उनके दर्शन करने आना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं, रेलवेज, रोडवेज और एयरवेज। मैंने चुना है सबसे चीपेस्ट वे रेलवेज, दुरंतो एक्सप्रेस, जैसे कि आप लोगों ने देखा था। अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा बस स्टैंड और वहाँ जाके चेक करूँगा कि सबसे चीपेस्ट वे कटरा पहुँचने का क्या है। जम्मू से कटरा अराउंड 40 किलोमीटर्स है, अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स है। वहाँ पे बसेस और टैक्सीज दोनों अवेलेबल होती है। तो वहाँ जाके मैं चेक करूँगा कि कटरा पहुँचने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, और वहाँ आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँगा। इस जर्नी में मैं कवर करूँगा लोकल एक्सपेंसेस, टूर एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, कल्चर एक्सपेंसेस और अपनी जर्नी के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन से हमारी जर्नी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट बस स्टैंड। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बराबर में ही है। यहाँ पे अगर आपको कटरा पहुँचना तो सबसे चीपेस्ट वे जो मैंने यहाँ पे देखा वो है बसेस। यहाँ पे टैक्सीज होती हैं, बसेज होती हैं, लोकल बसेज भी होती हैं, वोल्वो भी होती हैं और प्राइवेट बसेज भी होती हैं। टैक्सी का फेयर है 1500 रुपीज़ फुल फॉर बुकिंग द होल टैक्सी, और लोकल बसेस का फेयर है 85 रुपीज़ पर पर्सन। और प्राइवेट बस जो मैंने बुक करी है, जो इधर खड़ी है, उसका फेयर है 165 रुपीज़ पर पर्सन। और जो वोल्वो है उसका है 200 रुपीज़ पर हेड। अभी यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं अपनी बस में और पहुँचते हैं कटरा। वाली नॉर्मल बस है जिसका फेयर है 85 रुपीज़ पर हेड। और ये प्राइवेट बस है जिसमें मैं जाने वाला हूँ और इसका फेयर है 165 रुपीज़ पर हेड। तो चलते हैं अपनी बस में। तो मैं हूँ मेरी बस के अंदर। बस तो ठीक ठाक है, सीट्स भी नई है, सारी पूरी बस न्यू लग रही है और मेरी फैमिली पूरी बैठ चुकी है। और अभी हम यहाँ से डायरेक्ट पहुँचने वाले कटरा और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त कटरा। इस वक्त मैं हूँ कटरा के मेन टैक्सी स्टैंड पे, जो कि कटरा का बस स्टैंड है। और कटरा के बस स्टैंड के जस्ट बराबर में कटरा मार्केट है, जिसे यहाँ के लोग कटरा मार्केट के नाम से बुलाते हैं। इस मार्केट में आप लोगों को सभी होटल्स, सभी लॉन्जेस, सभी धर्मशाला और सभी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। कटरा मार्केट के जस्ट फ्रंट में कटरा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ से आप अपनी पर्ची कटा सकते हैं।
और कटरा रिसेप्शन काउंटर भी है। अगर आप लोगों को यात्रा से अकॉर्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप यहाँ पर आके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप लोगों को यात्रा पर्ची कटानी पड़ेगी। बहुत लोगों को यात्रा पर्ची कटाने का मेन मोटिव नहीं पता कि आखिर हम लोग यात्रा पर्ची कटाते क्यों। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी लोग ऊपर माँ के धाम दर्शन करने जाते हैं और जितने भी लोग नीचे आते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है कि कितने लोग ऊपर गए हैं और कितने नीचे आए हैं। और बाय चांस अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है ऊपर जाके तो यात्रा पर्ची में 3 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, जिससे कोई पुअर फैमिली को बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ से आप लोग अपनी यात्रा पर्ची कटा सकते हैं और यात्रा पर्ची कटाने के बाद आप लोग अपनी यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी यात्रा पर्ची कटा सकते हैं। यहाँ की बजाय आप लोग जो माता वैष्णो देवी का ऑनलाइन साइट है आप लोग वहाँ से पर्ची कटा सकते हैं और यहाँ से भी कटा सकते हैं। तो ये जो आप लोगों ने देखा ये है कटरा का मेन रिसेप्शन सेंटर। अगर आप लोग कटरा पहुंचकर माता वैष्णो देवी धाम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे यात्रा कैसे शुरू करें, तो आप यहाँ पर आकर अपना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स मिलेंगी कि आप माता वैष्णो देवी का धाम कैसे जा सकते हैं। ऑटो स्टैंड भी है और यहाँ पीछे से कटरा का मेन मार्केट शुरू हो जाता है और ये कटरा का मेन चौक है, इसे कटरा चौक के नाम से भी जाना जाता है। कटरा से निकल चुका हूँ और अपने पहले पड़ाव की तरफ पहुँचने वाला हूँ। अगर आप लोग कटरा से माता के धाम जा रहे हैं तो आप लोगों को बीच में मार्केट दिख जाएगी, जहाँ से आप लोग माता को चढ़ाने के लिए चुन्नी, माथे में बांधने के लिए चुन्नी और चलने के लिए डंडे खरीद सकते हैं, जैसा भी मैं खरीदने वाला हूँ। जोर से बोलो, अरे बोलो, बोल तो जाओ, आवाज नहीं आई, हाथ उठाओ, जोर से बोलो, बोलते जाओ, जोर से बोलो। तो ये जगह है मेरा पहला पड़ाव, ये मेन गेट है माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा शुरू करने के लिए। यहाँ से अंदर पहुँचकर हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी पर्ची चेक कराएंगे। तो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितनी भीड़ हमारी कितनी जल्दी नंबर आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अंदर। तो चेक पॉइंट से मैंने अपनी एंट्री कर ली है। अब मैं अपना यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट बाण गंगा से चरण पादुका से अर्धकारी और अर्धकारी से डायरेक्ट भवन। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए चलते हैं। बोलो गणपति महाराज की जयकारा
पहले 2 रास्ते जाते थे माता के लिए, एक अर्धकुंवारी से और एक हाथी मंदिर से। लेकिन यात्रा शुरू करते 50 मीटर में ही आप लोगों को ताराकोटे मार्ग दिख जाएगा, जो सिर्फ पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल जाना चाहते हैं वो इस रास्ते से जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता अर्धकुंवारी के लिए जाता है, जहाँ पर आपको खच्चर, पालकी, बैटरी कार्स की सुविधाएं सारी मिल जाती हैं। आप लोग को बैटरी कार की सुविधाएं अर्धकुंवारी में मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अर्धकुंवारी के रास्ते से। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब माता वैष्णो देवी और हनुमान जी भैरव से बचकर यहाँ पर आ रहे थे तो हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगी, इसलिए माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर जमीन में बाण चलाकर पानी की धाराएं बाहर निकाली थी ताकि हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सके, इसलिए इसका नाम पड़ा बाण गंगा। इसकी दूसरी कथा भी है कि जब माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर धाराएं निकाली थी तो जो यहाँ पर साधु थे उन्होंने बोला कि माता आप हमारे इस पानी को पवित्र कर दो, तो उन्होंने यहाँ पर अपने केश गए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। इसकी एक और कथा हुई है कि स्वयं माता गंगा यहाँ पर प्रकट होकर कहती हैं कि माता वैष्णो देवी आप मुझे एक बार यहाँ पर स्नान करके पवित्र कर दीजिए, तो इसलिए माता वैष्णो देवी ने यहाँ पर अपने केश धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा कहा जाता है। अभी मैं यहाँ पर हाथ में धोऊंगा, नहा तो सकता नहीं क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत और मेरे को जल रही है, तो फटाफट हाथ में धो लेता हूँ इस पवित्र पानी में। यहाँ पर आप लोग को बाजार भी मिल जाएगा जो चरण पादुका से सिर्फ पहले तक रहता है। यहाँ पर आप लोग प्रसाद खरीद सकते हैं, मंदिर को सजाने के लिए मूर्तियाँ खरीद सकते हैं और मालाएं खरीद सकते हैं। और यदि यात्री चढ़ाई करते करते थक जाए तो यहाँ पर रिलैक्सिंग मशीन भी अवेलेबल होती हैं जिनका फेयर बहुत कम होता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ माता वैष्णो देवी धाम के प्रथम दर्शन पे। इसे प्रथम दर्शन इसलिए कहा जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरव से बचकर ऊपर आ रही थी तो उन्होंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा कि भैरव मेरा अभी तक पीछे कर रहे हैं या नहीं। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब उनके चरणों के निशान यहाँ पर रह गए थे, इसलिए इसे चरण पादुका कहते हैं। अब मैं अंदर जाऊँगा और दर्शन करूँगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ अर्धकुंवारी के बिल्कुल नजदीक। जब आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे काउंटर आता है, इसका नाम है बैटरी कार टिकट काउंटर। यहाँ से आप लोग को अगर आप लोग को बैटरी कार से भवन तक जाना है तो यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट से बैटरी कार में जाकर सीधा भवन तक जा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाया तो ये बैटरी काउंटर है कैसे। यहाँ से बैटरी कार काउंटर की लाइन शुरू होती है। अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार का रेट है 355 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर 5 साल से बड़े ऊपर का बच्चा है, 5 एज से ऊपर का बच्चा है तो उसके लिए पूरी टिकट लगेगी। आप लोग यहाँ से डायरेक्ट अर्धकुंवारी से अगर आप लोग थक चुके हैं और भवन तक नहीं जाना चाहते पैदल यात्रा करके तो आप लोग बैटरी कार बुक कर सकते हैं, या फिर आप लोग अर्धकुंवारी में रात में यहाँ पे नाइट स्टे करके मॉर्निंग में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं अर्धकुंवारी में और वहाँ पे फटाफट वहाँ पे जाके दर्शन करें।
सोलंकी अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अर्धकुंवारी। इस वक्त मैं हूँ अर्धकुंवारी में। मैं अराउंड रात में 9:30 बजे पहुँच गया था अर्धकुंवारी, लेकिन बहुत नाइट हो गई थी और मैं मेरी फुल फैमिली के साथ था, तो खाते पीते आराम से चल रहे थे और बहुत रात हो गई, तो मैंने सोचा अब सुबह ही शूट करना और आप लोगों से कनेक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब सुबह होते ही मैं आप लोगों के पास पहुँच चुका हूँ। और तो जब मैं रात में आया यहाँ पे, तो मैंने रात में अपनी दर्शन करने की, गर्भजून गुफा के दर्शन करने की टिकट ले ली थी। मेरा नंबर है 593 दर्शन करने का। हमारे टिकट की 10 घंटे की वेटिंग थी, लेकिन अब 10 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। होप सो नंबर जल्दी आ जाए। वो तो अभी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो क्योंकि हम बहुत फुल फैमिली है, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ धूप भी अच्छी है, ठंड वंड भी ज़्यादा नहीं लग रही। अगर हम अर्धकुंवारी की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री छोटी सी है कि जब माता वैष्णो देवी और हनुमान जी चरण पादुका से ऊपर आ रहे थे, तब माता वैष्णो देवी को यहाँ पे गुफा दिखी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर विश्राम करना चाहिए और हनुमान जी को आज्ञा दे करके कि अंदर कोई नहीं आना चाहिए। इस प्रकार माता वैष्णो देवी ने 9 महीने तक गुफा के अंदर तपस्या की थी और यहाँ पर जब माँ अंदर तपस्या कर रही थी, तब भैरव भी यहाँ पहुँच गए थे और हनुमान जी और भैरव का युद्ध निरंतर चलता ही जा रहा था। ना कोई हार रहा था और ना कोई जीत रहा था। तब माता जी ने सोचा अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना युद्ध हमेशा पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। इसलिए माता वैष्णो देवी और हनुमान जी आगे भवन की तरफ बढ़े। इसकी इतनी सी कहानी है। और जब आप अर्धकुंवारी पहुँच जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपने माता वैष्णो देवी धाम की आधी यात्रा पूरी कर ली है, अब बस आधी ही रह जाती है यहाँ से। अर्धकुंवारी नीचे से 4800 फीट की ऊंचाई पर है। तो गाइस अभी मैं अर्धकुंवारी में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। होप से मेरा नंबर जल्दी आ जाए। नंबर गर्भजून गुफा के दर्शन कर, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर, आप सबको जानते हैं मैं अंदर नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं। यहाँ से दर्शन करते डायरेक्ट हम लोग चलेंगे ऊपर भवन में। लेकिन यहाँ पे रहने के लिए मैंने चुना है एक धर्मशाला जिसका नाम है शैलपुत्री भवन। उसके बारे में मैं आप लोगों को दर्शन करने के बाद बताऊँगा कि यहाँ पर मैंने कैसे बुक किया, क्या एक्सपीरियंस थी, क्या कैसे आप लोग रह सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं माता के दर्शन करने। सोलंकी, तो मैंने आप लोगों को अर्धकुंवारी के बारे में तो बता दिया है, तो मैं सोचा आप लोगों को अर्धकुंवारी के दर्शन भी करा देता हूँ कि अर्धकुंवारी आखिर में दिखता कैसा है और यहाँ की वाइब्स कैसी हैं। तो ये डोनेशन काउंटर है अर्धकुंवारी का, यहाँ पे आप लोग डोनेशन दे सकते हैं कक्ष के लिए। और मेरे जस्ट पीछे है गर्भजून गुफा, जिसका अभी मेरा नंबर नहीं आया। मेरा नंबर है 593, अभी अराउंड चल रहा है 570 नंबर चल रहा है। हाँ, और यहाँ से आप इधर ऊपर से जा सकते हैं, इस वे से आप लोग जा सकते हैं। भवन जाने के 2 रास्ते होते हैं यहाँ से। एक होता है हिमकोटी से और एक होता है सांझी छत से। यहीं ऊपर जाके मेरा धर्मशाला है जिसका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया शैलपुत्री है। बहुत अच्छा है, ठीक था, साफ था, अच्छा था बहुत। रहने एक नाइट स्टे के लिए बहुत अच्छा था मेरी धर्मशाला। तो अभी यहाँ पे ये क्लॉक रूम है पीछे का, यहाँ पे आप लोग अपने लगेज दे सकते हैं यहाँ पे क्लॉक रूम में। और ये मेरे पीछे पर्ची काउंटर है, यहाँ से आप लोग पर्ची ले सकते हैं गर्भजून गुफा के लिए। और ये जो आप जितने भी लोग देख रहे हैं इन सब का भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि पता नहीं क्यों इस बार इतना पता नहीं क्यों लेट हो रहे हैं दर्शन। मेरे को कुछ समझ आया, मेरी खुद 10 घंटे की वेटिंग थी दर्शन की, इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी 500 से लेकर 600 के ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको बिठा रखा है। हमारा 593 है, तो मेरे फैमिली वाले अभी तक खड़े हैं, बट हाँ वो भी अभी यहाँ पे आ जाएंगे बैठने के लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से अर्धकुंवारी माँ का मंदिर लगता कैसा है। ये पूरा माता का मंदिर है। यहाँ पर हमेशा इस बड़ी LCD में माता के दर्शन कराते रहते हैं। और इस गुफा से, जो मेरे पीछे गुफा है, ये जो बेटू भवन है, यहाँ से आप लोग वहाँ जा सकते हैं। भवन का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है अर्धकुंवारी से। और ये है माता का मंदिर मेरे जस्ट पीछे, बट कैमरा अलाउड नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से बाहर से ही दिखा सकता हूँ। और अर्धकुंवारी का मौसम बहुत बढ़िया है, ज़्यादा ठंड है नहीं, ज़्यादा धूप हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इतना अच्छा मौसम है कि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, एकदम क्लाइमेट वेदर है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है। उधर मेरी फैमिली अब जा चुकी है वहाँ हमारा नंबर लगाने, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि अब हम भवन के लिए भी हमें यात्रा शुरू करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब चलते हैं दर्शन करने और भवन की तरफ। तो फाइनली अब मेरे अर्धकुंवारी माँ के दर्शन हो चुके हैं, गर्भजून गुफा के दर्शन हो चुके हैं। अब मैं भवन जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ।
लेकिन मैंने सोचा भवन पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अर्धकुंवारी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ। यहाँ पे रुक कैसे सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे नाइट स्टे कैसे कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी होते हैं और कुछ धर्मशाला भी होती है, लेकिन प्राइवेट होटल्स में आपकी बुकिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके रखते हैं। यहाँ पे 2-3 बड़ी बड़ी धर्मशाला है, जैसे आप एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे मैं शैलपुत्री भवन पे रुका हुआ हूँ जिसका प्राइस है 120 रुपीज़ पर बेड इंक्लूडिंग ब्लैंकेट्स। लेकिन ब्लैंकेट्स की आप लोग को सिक्योरिटी पहले जमा करनी पड़ेगी और जब आप लोग ब्लैंकेट्स रिटर्न करेंगे तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं ब्लैंकेट्स के। यहाँ पे डोरमेटोरी बेड ऑनलाइन भी बुक हो सकते हैं, लेकिन दिखाता है कि ये बेड पहले से बुक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ कटरा पहुँच जाएंगे तो आप नीचे से डोरमेटोरी बेड बुक्स कर सकते हैं या फिर यहाँ आके भी बुक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे एक स्लिप मिल जाएगी जिससे आप लोग अपने बेड बुक्स कर सकते हैं। अब मैं देखो आप लोग पीछे से देख रहे होंगे यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल धूप आ रही है। अब भवन की यात्रा करने में और ही मज़ा आने वाला है, तो चलिए चलते हैं भवन की तरफ माता के दर्शन करने। जैसे कि मैंने बताया मेरे अर्धकुंवारी के दर्शन हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट भवन पे जाऊँगा। मैंने अपने धर्मशाला से चेकआउट कर दिया है। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं कि भवन पर जाने के 2 रास्ते थे, एक हाथीमती से और एक नए रास्ते से। मैंने हाथीमती वाला रास्ता नहीं चुना, मैंने दूसरे रास्ते चुना है, तो अब उस रास्ते से चले गुफा के अंदर सब लोग जाएंगे। यात्रा के दौरान आप लोगों को कई ऐसे नज़ारे दिखेंगे जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे जैसे आप लोग अपनी चढ़ाई करते जाएंगे वैसे वैसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड्स दिख जाएंगे कि भवन कितनी दूर बचा है और कितनी दूर और चढ़ाई करनी है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे कई अच्छे नज़ारे आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। चढ़ाई के दौरान यात्रियों को प्रोत्साहन करने के लिए माता के भजन भी चलाए जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे ये लैंडस्लाइड की वजह से लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है, इसलिए कई जगह पे ऐसे नेट्स भी लगा रखे हैं। माता वैष्णो देवी धाम के दौरान यात्रा के वक्त जहाँ पर खतरा होता है यानी पत्थर गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पर यात्रियों को सूचित करने के लिए ऐसे बोर्ड्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप लोग अब सामने देख ही पा रहे हैं, अब माता का भवन कुछ ही दूर रह गया है और हम लोग माता के भवन बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अभी मैं भवन पहुंच चुका हूँ। मैंने अर्धकुंवारी से अपनी यात्रा आज की शुरू कर दी, बहुत अच्छे से मेरी यात्रा पूरी हो गई। तो अभी जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने एक काउंटर देखा, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी ज़रूरी होगी। ये बैटरी टिकट काउंटर है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जो सिक पीपल या हैंडीकैप पीपल होते हैं, उनके लिए ये टिकट है। और जब इसके बाद टिकट बढ़ जाती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वालों की होती है। एक इंसान सिर्फ 2 ही टिकट खरीद सकता है और एक टिकट का प्राइस है 236 रुपीज़ पर पर्सन। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, हमें तो घर जा रहे हैं, हम तो पैदल यात्रा करेंगे। और अगर आप उधर कैमरा देखेंगे तो वो है माता का भवन, जो अभी बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी चलते हैं यहाँ से आगे, दर्शन है जा रहा है गाड़ी। यहाँ पे भवन के लिए स्टे करने के लिए बहुत सारी धर्मशाला भी हैं, होटल्स भी हैं, प्राइवेट होटल्स भी हैं, जहाँ
यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ से जस्ट आगे है रोपवे स्टेशन, जहाँ से आप भैरव बाबा के मंदिर के लिए जा सकते हैं। पीछे रोपवे काउंटर, यहाँ से आप लोग भैरव बाबा जी के लिए वहाँ ऊपर यात्रा के लिए जाने के लिए आप लोग यहाँ से टिकट खरीद सकते हैं। एक टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़, आना जाना अप एंड डाउन। और पूरी फैमिली अगर आप लेंगे तो पूरी फैमिली को लाइन में लगना पड़ेगा टिकट लेने के लिए। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक इंसान जा रहा है 5 टिकट ले रहा है, एक इंसान को सिर्फ एक ही टिकट मिलेगी। मैं सोचा एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों को बता देनी चाहिए। और मेरे जस्ट साइड में ही रोपवे का स्टेशन भी है, वहाँ से आप लोगों को रोपवे मिलती है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे। जय माता दी दोस्तों। तो अब मेरे माता वैष्णो देवी के दर्शन पूरे हो चुके हैं। बहुत अच्छे रहे मेरे दर्शन, लेकिन भवन पर बहुत ठंड है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है पर ठंड बहुत है भवन पर। और अगर अभी मेरे दर्शन पूरे हो चुके हैं, अब मेरे को भैरव मंदिर के लिए भी जाना है, भैरव बाबा के टेम्पल के लिए। लेकिन वहाँ चलने से पहले मैं आप लोगों को माता वैष्णो देवी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताया था उस मंदिर की। ये एक शिव गुफा है, गुफा जो माता वैष्णो देवी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर निरंतर पानी बहता रहता है, इसलिए यहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित हुई थी। इस वजह से इसका नाम शिव गुफा पड़ गया। लेकिन जब माता वैष्णो देवी यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हुई थी, बाद में इसका नाम माता वैष्णो देवी गुफा हो गया था, इसलिए इसे माता वैष्णो देवी बोलते हैं। यह माता वैष्णो देवी का इतिहास और ऐसा है, अर्धकुंवारी की गुफा से जब माँ हनुमान जी के साथ ऊपर भवन की गुफा में आई थी, तब भैरव उनका पीछा करते करते यहाँ पर आ गए थे। तब माँ ने यह निर्णय लिया कि अब भैरव के अहंकार को खत्म करना ही पड़ेगा, इसलिए माँ ने उनका वध करने का सोच लिया था। और फिर जब माँ वैष्णो देवी गुफा से बाहर आकर उनका वध किया तो उनका गला सीधा जाके त्रिकुट पर्वत पर गिर गया था और धड़ यही रह गया था। यह माता वैष्णो देवी की कहानी। और अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ सीधा भैरव बाबा के दर्शन करके उनके मंदिर पे, जिसका ट्रैक है 3 किलोमीटर का। वहाँ पहुँचकर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भैरव बाबा जी के टेम्पल की आखिर इतिहास क्या है, वहाँ पर कैसा मौसम है। तो अभी चलते हैं फटाफट वहाँ पे। और वीडियो में आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगती होगी, लेकिन जयकार लगाते लगाते मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है। कोई अंदर फोन की भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज़ ही इस वक्त ऐसी हो रही है। और यहाँ पर ठंड भी बहुत है, ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारी पी ली है, इसलिए मेरी गला खराब हो रहा है। तो अभी फटाफट चलते हैं भैरव टेम्पल, उनके दर्शन करते। जय माता दी। तो अभी हम लोगों ने भैरव बाबा टेम्पल के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। लगभग हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे भैरव बाबा के टेम्पल पहुंचने में, क्योंकि चढ़ाई एकदम स्ट्रेट है, एकदम खड़ी चढ़ाई है और हमें ऐसी कोई जल्दी है भी नहीं। हम आराम से जाएंगे। और वैष्णो देवी धाम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को अवेलेबल रहती हैं। बहुत जगह आप लोग को सीटिंग चेयर्स मिल जाती हैं बैठने के लिए, जहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और यहीं सामने पर हमें मार्केट दिख जाती है भैरव बाबा की, जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं और भैरव बाबा के टेम्पल के बाद खाना भी खा सकते हैं। और यहीं अब सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सामने ही है भैरव बाबा का टेम्पल, जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर का आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। ये है भैरव बाबा का टेम्पल। तो इस वक्त मैं हूँ बाबा भैरव के धाम। मैंने उनके दर्शन कर लिए हैं, लेकिन जब मैंने उनके दर्शन किए थे तब उनकी आरती का समय होने वाला था, लेकिन आरती में थोड़ा सा समय था, तो मेरे उनके दर्शन अच्छे से हो गए हैं। नीचे भवन से भैरव बाबा का धाम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है और बिल्कुल चढ़ाई स्ट्रेट है, बिल्कुल खड़ी। नीचे कटरा से भवन तक की चढ़ाई इतनी स्ट्रेट नहीं है जितनी भवन से बाबा भैरव की है। और मेरा भी बहुत अच्छे दर्शन हो चुका है। ठंड भी बहुत है और नाइट भी बहुत हो चुकी है, लेकिन मेरे को अभी नीचे अर्धकुंवारी तक का ट्रैक करना है अभी भी रात में, तो अभी तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भवन पर बताया था कि माता वैष्णो देवी ने भैरव बाबा का वध कर दिया था, तो उनका जब वध हुआ तो उनका सर आके त्रिकुट पर्वत पर 3 किलोमीटर आगे जाके यहाँ पर गिरा था। इसलिए जब उनका सर कटा हुआ था तो भैरव बाबा ने माँ से अपने आखिरी शब्द बोले थे कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। तो वैष्णो माँ ने उन्हें कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए जो भी मेरी पूजा करने आएगा वो जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसकी यात्रा असफल रहेगी, मतलब अधूरी रहेगी। ये थी और इसलिए यहाँ पर जहाँ पर उनका सर था वहाँ पर मंदिर बनाया गया। ये थी भैरव बाबा जी की छोटा सा इतिहास, उनकी हिस्ट्री। अब हम यहाँ से जाने वाले अर्धकुंवारी। बहुत रात हो चुकी है और आप लोग देख रहे हो मैंने कैप वैप 3 जैकेट्स में रखी हैं, बहुत ठंड हो रही है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं यहाँ से अर्धकुंवारी।
तो जब आप लोग भैरव बाबा के दर्शन कर कर नीचे आ रहे होंगे तब आप लोगों को बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे इन शॉप्स में आप लोग प्रसाद के अलावा आप लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होंगे जहाँ पर आप लोग खाना भी खा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कटरा के मेन चेक पॉइंट पर, जहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। मैं माता वैष्णो देवी के धाम से कटरा के मेन चेक पॉइंट पर आ चुका हूँ। यात्रा की चढ़ाई से यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे दर्शन बहुत अच्छे रहे। माता रानी ने मेरे को बहुत अच्छे दर्शन कराए और भीड़ भी इतनी नहीं थी जैसे कि मैंने आप लोग बताया, लेकिन ठंड बहुत थी वहाँ पर इस वक्त दिसंबर के महीने में, जैसे कि वहाँ पर ठंड रहती है। तो अभी मेरे दर्शन पूरे हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच माता रानी, जय माता दी। इस वीडियो की अब मैं यहीं से एंडिंग करना चाहूँगा। मिलते हैं किसी और टूर की वीडियो में, किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, जय माता दी। दिस इज दक्षिण। थैंक यू।